फ्रेंड्स, तो अनसॉल्व सीरीज की चौथी क्लास है जिसमें हम लोगों ने क्वेश्चन नंबर 8 तक, क्वेश्चन नंबर 7 तक हम लोगों ने सॉल्यूशन देख लिया था, जिसमें क्वेश्चन नंबर 7 का अथवा वाला हो गया था। आज हम लोग क्वेश्चन करेंगे क्वेश्चन नंबर 8 से, और आज हमारा सेट नंबर 1 खत्म हो जाएगा। इसके बाद हम करेंगे अगला सेट 2025 का दूसरा सेट। तो आज केवल 2 या 3 क्वेश्चन बाकी हैं, उन्हें करवा देते हैं, उसके बाद फिर हम लोग नेक्स्ट वाले सेट में चलेंगे। तो आज का पहला क्वेश्चन है आपका क्वेश्चन नंबर 8 का है अथवा वाला क्वेश्चन। इसमें लिखा है क्वेश्चन कि एक 50 वाट 100 वोल्ट लैंप को 200 वोल्ट 50 हर्ट्ज की प्रत्यावर्ती धारा विद्युत मेन से जोड़ना है। लैंप में श्रेणी क्रम के आवश्यक संधारित्र की धारिता निकालनी है। तो सबसे पहले अब इसमें क्या क्या गिवन है उसे नोट कर लेते हैं। तो ये आपका दिया है एक 50 वाट और 100 वोल्ट का लैंप, ठीक है। लैंप के लिए पहले लिख रहे हैं, तो लैंप की क्या क्या वैल्यू दी हुई है। 50 वाट इसकी पावर दी हुई है, 50 वाट, और इसके बाद इसका विभव दिया हुआ है V बराबर 100 वोल्ट। ये वैल्यू आपकी लैंप के लिए दी हुई है। इसके बाद कह रहा है लैंप को 200 वोल्ट और 50 हर्ट्ज की प्रत्यावर्ती धारा से जोड़ देते हैं। इसके बाद विद्युत मेंस जो है आपका, उसकी वैल्यू दी है, विद्युत मेंस जिससे जोड़ते हैं उसमें वैल्यू दी है आपकी कि V की वैल्यू आपकी दी हुई है, विभव की वोल्ट कितना है 200 वोल्ट, और आवृत्ति जो आपकी दी हुई है फ्रीक्वेंसी वो F बराबर दी हुई है 50 हर्ट्ज। तो अब हम लोग क्या करेंगे इसे, और इसमें निकालनी का है, इसमें निकालना है आप लोगों को श्रेणी क्रम में आवश्यक संधारित्र की धारिता, हमें C की वैल्यू निकालनी है। तो इसे कैसे सॉल्व करेंगे तो देख लेते हैं हम क्वेश्चन। और ये क्वेश्चन है आपका 8 का अथवा वाला, क्वेश्चन नंबर 8 का अथवा क्वेश्चन है आपका ये। तो इसमें सबसे पहले इससे हम निकाल लेंगे क्या, लैंप में कितना प्रतिरोध लगा हुआ है। तो आप लोगों ने एक फार्मूला पढ़ा होगा, P बराबर होता है V स्क्वायर अपान R। तो R बराबर कितना आ जाएगा, V स्क्वायर अपान P। तो R बराबर आ जाएगा V स्क्वायर कितना आ जाएगा, 100 का स्क्वायर करेंगे 00 00, ये 100 का स्क्वायर अपान P रखेंगे। ये अभी हम लैंप के लिए निकाल रहे हैं, तो लैंप का V रखेंगे और लैंप का P रखेंगे, इससे कैंसिल हो जाएगा। तो ये कितना बचेगा, R 5 दूनी 10 मतलब 200 ओम, ठीक। तो ये हमारा R की वैल्यू निकल आएगी कितनी, 200 वोल्ट। इसके बाद हम क्या करेंगे, इसके बाद हम I की वैल्यू निकालेंगे। I बराबर होता है V अपान R। तो I बराबर आ जाएगा V की वैल्यू आपका 100 ओम और R की वैल्यू कितनी है 200। तो इस विद्युत मेंस में कितनी धारा प्रवाहित होगी, 0.5 एम्पियर। ये निकल के आ जाएगी किसकी वैल्यू, ये निकल के आ जाएगी इस विद्युत मेंस में कितनी धारा प्रवाहित होगी। अब इसके बाद हम लोग क्या करेंगे, हम लोग इससे निकालेंगे प्रतिबाधा। प्रतिबाधा आप लोगों ने पढ़ा होगा, Z बराबर होता है V अपान I। तो Z इक्वल टू लिखेंगे, V की वैल्यू क्या है, V की वैल्यू अब लिखेंगे विद्युत मेंस की, वो क्या रहेगा, क्योंकि हम प्रतिबाधा किसके लिए निकालेंगे, हम प्रतिबाधा निकालेंगे विद्युत मेंस के लिए। तो V किसकी वैल्यू रखेंगे 200 और अपान में रखेंगे 0.5, दशमलव हटाएंगे ऊपर एक जीरो बढ़ाएंगे, तो ये आ जाएगा कितना 5 को 20, इसका मतलब 400 ओम निकल के आएगी क्या प्रतिबाधा, ये हमारी, ठीक। ये हमारी 400 ओम निकल के आएगी प्रतिबाधा, और इस लैंप का प्रतिरोध 200 ओम है और I की वैल्यू हमारी 0.5 एम्पियर है। अब हम लोग क्या करेंगे, अब हम लोगों ने एक चीज पढ़ी थी, इनमें संबंध पढ़ा था कि Z स्क्वायर इक्वल जो होता है, प्रतिबाधा इक्वल टू होता है, वो होता है R स्क्वायर प्लस का XC स्क्वायर, ये होता है, ठीक। तो Z की वैल्यू आपको कितनी गिवन है, Z की वैल्यू आपको गिवन है 400 ओम। तो 400 का स्क्वायर करेंगे
आर की वैल्यू कितनी गिवन है, आर की वैल्यू 200, तो 200 का स्क्वायर करेंगे प्लस एक्स सी का स्क्वायर। ठीक, ये किसकी, ये एक्स सी क्या होता है, एक्स सी हमारा होता है प्रेरण प्रतिघात होता है। ठीक, तो एक्स सी हो जाएगा। इसके बाद फिर हम करेंगे 400 का स्क्वायर करेंगे तो ये कितना आ जाएगा, 400 16, 4 पे को 16 00 फिर 00 करेंगे इक्वल टू टू, टू का स्क्वायर कितना 4 00 फिर 00 प्लस एक्सी स्क्वायर। इसको इधर लाएंगे तो 16 माइनस 440 इक्वल टू कितना आ जाएगा, इक्वल टू आएगा एक्सी का स्क्वायर। 16 में आपका 4 कितना बचेगा, 12 40 इक्वल टू एक्सी का स्क्वायर। तो एक्सी कितना आ जाएगा, एक्सी इसको आप सॉल्व करेंगे, रूट से बाहर निकालेंगे तो वो आ गया आपका 446.4 ओम के आसपास आपकी वैल्यू ये निकल कर आएगी। इसके बाद हम लोग एक फार्मूला पढ़ते हैं, एक्सी इक्वल टू एक फार्मूला पढ़ते हैं, वो होता है 1/ओमेगा सी। इससे हम क्या निकालेंगे, इससे हम निकाल लेंगे सी की वैल्यू। अब सी की वैल्यू क्या होगी, सी इक्वल टू आ जाएगा 1/एक्सी इंटू ओमेगा, तो सी बराबर आ जाएगा 1/एक्सी की वैल्यू कितनी दी हुई है, 346.4 इंटू ओमेगा बराबर क्या होती है, ये कोणीय आवृत्ति होती है, उसको लिखते हैं 2 पाई एफ, ये लिखते हैं हम लोग। तो सी बराबर आ जाएगा 1/346.4 इंटू 2 इंटू 3.14 पाई की वैल्यू रखी, और एफ की वैल्यू हमें गिवन थी 50 हर्ट्ज, तो 50 हर्ट्ज यहां से रखेंगे। और इसको आप लोग सॉल्व जब करेंगे तो ये जो वैल्यू निकल के आएगी, आप लोग इसको सॉल्व कर लेना, तो डायरेक्ट हम इसकी वैल्यू रखेंगे। ठीक है, तो वो निकल के आती है 0.0000092 फैरेड। अब जो हमारी धारिता होती है किसमें होती है, फैरेड में होती है, तो इसको लिखेंगे 9.2 1 2 3 4 5 6, तो क्या लिख देंगे इंटू 10⁻⁻6 फैरेड, या तो इसको तुम माइक्रो फैरेड भी लिख सकते हो, सी इक्वल टू 9.2 माइक्रो फैरेड, आप ये भी लिख सकते हैं, आप ये भी लिख सकते हैं। तो क्वेश्चन नंबर हमारा 8 का अथवा वाला ऐसे सॉल्व करेंगे। आपको वैल्यू क्या क्या दी थी, लैंप की वैल्यू दी थी 50 वाट का आपका लैंप है और उसका वोल्ट दिया था 100 वोल्ट। ठीक, उससे हम लैंप का प्रतिरोध निकाल लेंगे, उस लैंप में प्रवाहित होने वाली विद्युत में धारा कितनी होगी वो निकाल लेंगे। इसके बाद हम निकालेंगे क्या, जेड। जेड क्या होती है, आपकी प्रतिबाधा होती है, जेड बराबर होता है V/I निकाल लेंगे, तो 400 ओम हमारी प्रतिबाधा आ जाएगी। इसके बाद हम लोग पढ़ते हैं जेड प्रतिबाधा इक्वल टू होता है आर स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर बराबर आर स्क्वायर प्लस एक्सी स्क्वायर। ये हम लोग जब उसमें पढ़ते हैं, जब हमारे प्रतिरोध होते हैं, जो हमारे वो परिपथ होते हैं, एल परिपथ, आर परिपथ, सी परिपथ, इस प्रकार के LCR परिपथ, बहुत तरह के परिपथ होते हैं, तब उसमें हम पढ़ते हैं, तब वहां से ये रिलेशन बनता है किसमें, इसमें प्रेरण वाला हमारा जो वो होता है, इसमें धारिता के लिए देखते हैं और हम प्रतिरोध के लिए देखते हैं, उसके लिए आपका ये रिलेशन बनता है। उसमें फिर हम ये वैल्यू पुट करके एक्सी की वैल्यू निकालेंगे, एक्सी बराबर होता है 1/ओमेगा सी। अब यहां से हम सी की वैल्यू निकाल लेंगे, और ओमेगा होती कोणीय आवृत्ति, कोणीय आवृत्ति को लिखते हैं 2 पाई एफ लिखते हैं, और एक्सी की वैल्यू हम यहां से निकाल ही चुके थे, ये वैल्यू रखेंगे 2 पाई, और एफ की वैल्यू आपको 50 दी थी, तो इसको सॉल्व करेंगे तो आपकी वैल्यू निकल के जो आएगी 0.0009 फैरेड। इसको फिर आप अरेंज करके लिख सकते हैं, तो 9.2 इंटू 10⁶ फैरेड। तो ये आपका सॉल्यूशन क्वेश्चन नंबर 8 के अथवा वाला हो जाएगा। अब इसके बाद हम क्वेश्चन नंबर इसके जस्ट आगे वाला करेंगे। तो इसके आगे आपका क्वेश्चन दिए हुए क्वेश्चन नंबर 9। क्वेश्चन नंबर 9 आपका इजी है, मॉडर्न फिजिक्स का, जिसमें डी ब्रोगली तरंग दैर्घ्य हम लोग पढ़ते हैं, वो चीज है।
तो आज हम लोग जो सेट हमारा सेट 1 JS चल रहा है, इसका सॉल्यूशन आज हम लोग पूरी तरह से खत्म कर लेंगे। उसके बाद फिर करेंगे हम सेट दूसरे का सॉल्यूशन। तो क्वेश्चन नंबर 9 डाल देते हैं। क्वेश्चन नंबर 9 क्वेश्चन है आपका कि दी ब्रोगली के द्रव्य तरंग अवधारण से क्या तात्पर्य है। दी ब्रोगली तरंग दैर्ध्य का गतिज ऊर्जा से संबंध का सूत्र स्थापित कीजिए। तो हम इसका सेकेंड पार्ट करेंगे। आप लोग इसका जो फर्स्ट पार्ट है कि दी ब्रोगली तरंग दैर्ध्य क्या, ये तो आप लोगों को पता होगा, आपके नोट्स में होगा जो लिखाया गया, आप उससे इसको लर्न कर लेना। बाकी इसका जो संबंध निकालते हैं गतिज ऊर्जा में, ये इंपॉर्टेंट है, इसको देख लेते हैं। तो आप लोगों ने दी ब्रोगली तरंग दैर्ध्य पढ़ी होगी, लैम्डा बराबर h/p। p होता है संवेग, h क्या होता है, h होता है प्लांक कांस्टेंट। ठीक, तो यहां से इसमें हमें काइनेटिक एनर्जी में एक रिलेशन देखना है। आप लोगों ने p बराबर पढ़ा होगा, संवेग बराबर होता है द्रव्यमान इंटू वेग, ये आप लोगों ने पढ़ा होगा। अब क्या करेंगे, अब हम दोनों तरफ स्क्वायर कर देंगे। दोनों तरफ स्क्वायर करेंगे तो कितना आ जाएगा, m² और ये v² आ जाएगा। इसके बाद क्या करेंगे, इसके बाद हमें देखो यहां पर हमें क्या निकालना, हमें काइनेटिक एनर्जी में रिलेशन बनाना है। अब काइनेटिक एनर्जी क्या होती है, काइनेटिक एनर्जी होती है 1/2 mv²। तो mv² तभी, लेकिन हाफ नहीं मिल रहा है हमें, तो यहां से दोनों में 2 का डिवाइड कर दे तो p²/2 हो जाएगा, और यहां भी हो जाएगा m²/2 और v²। अब यहां से हमारी काइनेटिक एनर्जी क्या बन जाएगी, p²/2 इक्वल टू, इसको एक को m रख लो और v² रख लो, अपान में 2 और इनटू में v रख लेते हैं, और इनटू में m रख लेते हैं। इस m को m इंटू m लिख लेंगे तो एक m यहां आ गया और v² रख लेंगे अपान में 2। तो ये क्या होता है आपका हाफ mv², ये होती है हमारी काइनेटिक एनर्जी। तो p²/2 इक्वल टू आ जाएगा कितना, ये काइनेटिक एनर्जी इंटू m। तो आपका ये जो निकल के आएगा क्या, इससे हम निकाल लेते हैं काइनेटिक एनर्जी इक्वल टू आ जाएगी हमारी, या तो इसको डायरेक्ट इधर भेज देते हैं, तो p² बराबर आ जाएगा 2m काइनेटिक एनर्जी। ठीक, हम लोग यहां से p की वैल्यू उठाकर इस इक्वेशन में रख देंगे, हमारा काइनेटिक एनर्जी में रिलेशन आ जाएगा। तो p बराबर कितना आ जाएगा, रूट के अंदर 2m काइनेटिक एनर्जी। ये किसकी वैल्यू आएगी, ये आएगी आपकी p की वैल्यू। अब क्या करेंगे, इस p की वैल्यू को उठाकर हम इस इक्वेशन में रख देंगे। तो लैम्डा बराबर होता है आपका h/p। तो लैम्डा बराबर h, p की वैल्यू क्या रखेंगे 2, रूट के अंदर 2m काइनेटिक एनर्जी, तो रूट के अंदर 2m काइनेटिक एनर्जी इक्वल टू आ जाएगा। तो ये हमारा रिलेशन हो जाएगा किसमें, ये हो जाएगा देहली तरंग दैर्ध्य और दी ब्रोगली तरंग दैर्ध्य और काइनेटिक एनर्जी में क्या रिलेशन। तो इसे आप समझ लीजिए, कुछ करना नहीं है आपको। हम लोग एक उसमें पढ़ते हैं p बराबर mv, संवेग बराबर होता है द्रव्यमान इंटू वेग। अब इसमें दोनों तरफ स्क्वायर करेंगे, हाफ हाफ का दोनों तरफ मल्टीप्लाई कर लेंगे, उसके बाद हम काइनेटिक एनर्जी यहाँ से निकाल लेंगे, फिर p की वैल्यू निकाल लेंगे, p की वैल्यू उठाकर इस इक्वेशन में रख देंगे, आपकी वैल्यू ये निकल कर आ जाएगी। तो क्वेश्चन नंबर 9 आपका हो गया। अब इसके बाद क्वेश्चन नंबर 9 का एक अथवा वाला है, वो भी देख लेते हैं, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 9 का अथवा वाला, क्वेश्चन नंबर 9 का अथवा वाला है क्वेश्चन कि बंधन ऊर्जा की व्याख्या कीजिए। यदि एक नाभिकीय संलयन क्रिया में द्रव्यमान क्षति 0.3% हो तो 1 किलोग्राम द्रव्यमान की संलयन क्रिया में कितनी ऊर्जा मुक्त होगी। तो आप लोग द्रव्यमान ऊर्जा की व्याख्या, तो आप लोग द्रव्यमान ऊर्जा तो जानते ही होंगे कि नाभिक को बांधे रखने के लिए जितनी, अरे द्रव्यमान ऊर्जा नहीं, सॉरी, ये बंधन ऊर्जा है। तो बंधन ऊर्जा क्या होती है कि नाभिक को बांधे रखने के लिए जितनी ऊर्जा की आवश्यकता पड़ती है वो क्या होती है, बंधन ऊर्जा। वो तो आप लोग पढ़ सकते हैं। बाकी इसका जो क्वेश्चन है उसे समझते हैं हम लोग
इसमें आपकी वैल्यू दी हुई है द्रव्यमान क्षति। द्रव्यमान क्षति को हम लोग क्या लिखते हैं, डेल्टा एम से लिखते हैं। डेल्टा एम की वैल्यू आपकी परसेंटेज में दी हुई 0.3%। अब इस परसेंट को हटाएंगे तो ये क्या आएगा आपका, ये आपका आ जाएगा 0.3 अपान में 100 का डिवाइड कर देंगे, परसेंट हटाएंगे 100 का डिवाइड कर देंगे, तो ये आ जाएगा 0.003, ये निकल के आएगी। ठीक है, अब हम इसमें निकालेंगे कि 1 किलो द्रव्यमान में किस जो संलयन क्रिया में कितनी ऊर्जा मुक्त होगी। अब संलयन क्रिया हो रही है, इतनी ऊर्जा तो हमारी इस द्रव्यमान क्षति हो रही थी। ठीक है, अब 1 किलोग्राम में कितनी द्रव्यमान की क्षति होगी, तो इसी का मल्टीप्लाई कर देंगे 1 का, तो जो टोटल डेल्टा एम आ जाएगा वो कितना जाएगा 0.003 इंटू 1 kg। तो डेल्टा एम की वैल्यू आ जाएगी यहां से कितनी 0.003 ही इतने केजी आ जाएगी हमारी क्या डेल्टा एम। ठीक है, इसके बाद फिर कह रहा है कि कितनी ऊर्जा मुक्त होगी। अब हमें ऊर्जा निकालनी, हम लोगों ने एक रिलेशन पढ़ा होगा कि E बराबर जो होता है वो क्या होता है डेल्टा एम इंटू सी स्क्वायर। तो एनर्जी निकालनी है तो E इक्वल टू डेल्टा एम की वैल्यू कितनी 0.003 इंटू सी स्क्वायर। सी स्क्वायर होता है आपका प्रकाश की चाल, 3 इंटू 10⁸ होती है, और इसका स्क्वायर कर लेंगे तो E की वैल्यू कितनी आ जाएगी 0.003 इंटू 3 त्रिका 9 और इंटू 10⁻ आ जाएगी 8 दूनी 16। तो E की वैल्यू आ जाएगी 9 त्रिका 27 और 3 पॉइंट के बाद दशमलव लगाएंगे तो एक जीरो लगा कर यहाँ दशमलव लगा लेंगे इंटू 10⁻16। तो E की वैल्यू, अब इस 2 पॉइंट को यहाँ रखेंगे। तो हमने आप लोगों को बताया था कभी भी पॉइंट को अगर लेफ्ट साइड से राइट साइड ले जाते हैं तो पावर हमारी किस में ऐड होती है, पावर माइनस में ऐड होती है। तो 10 की पावर कितना, अगर 2 पॉइंट कर रहे हैं तो यहाँ कितना 14 आपका आ जाएगी, इतनी 14 जूल। तो E की वैल्यू आपकी आ जाएगी इतनी ऊर्जा क्या होगी, इतनी ऊर्जा मुक्त होगी 2.7 इंटू 10⁻14 जूल। तो ये क्वेश्चन बिल्कुल इजी क्वेश्चन था। आपको इसमें दिए थे कि एक नाभिकीय संलयन क्रिया में द्रव्यमान की क्षति 0.3% हो रही थी, तो 1 किलोग्राम के लिए निकालना था 1 केजी द्रव्यमान के लिए, तो 1 केजी का उसी में मल्टीप्लाई करके और E बराबर डेल्टा एम सी स्क्वायर आपका होता है। डेल्टा एम की वैल्यू आपको गिवन थी, सी की वैल्यू आपको पता होती 3 इंटू 10⁸ होती है, इसका स्क्वायर करके मल्टीप्लाई करके हमारा आंसर ये आ जाएगा। तो हमारा ये सेट क्या हो गया, खत्म। पहला सेट हम लोगों ने पूरा सॉल्व कर लिया, और इसमें जो आपके जो भी उस तरह के क्वेश्चन थे, जैसे कुछ डिफिनेशन थी और कुछ थ्योरी बेस्ड क्वेश्चन थे, तो उनको अगर हम यहाँ पर लिखेंगे तो उसमें बहुत टाइम लगेगा, क्योंकि आप लोगों ने उस थ्योरी को किसी और तरीके से पढ़ा होगा, हम यहाँ किसी और तरीके से पढ़ाएंगे तो वो थोड़ा मिसमैच हो जाएगा। बाकी जो इम्पोर्टेंट चीजें हैं जैसे डेरिवेशन है वो तो हर जगह एक ही होता है, किसी का तरीका कुछ और हो सकता है, किसी का कुछ और तरीका हो सकता है। तो इसके क्वेश्चन हो गए हमारे, और डेरिवेशन हमने जो मेन डेरिवेशन थे वो करवा दिए। अब हम कल से शुरू करते हैं 2025 का सेट नंबर 2, वो आपको कल करेंगे। तो अभी इसके बाद हम 2 क्वेश्चन और सॉल्व कराएंगे। कल एक बच्चे ने व्हाट्सएप में हमें भेजा था क्वेश्चन कि सर ये 2 क्वेश्चन बता दीजिए, तो उन क्वेश्चनों को आपको हम करवा देते हैं। और वो 2 क्वेश्चन आपके वैद्युत फ्लक्स के क्वेश्चन थे। क्वेश्चन नंबर हम पहला शुरू करेंगे जो उस बच्चे ने भेजा था। वो क्वेश्चन आपका था कि एक खोखले बेलन के भीतर क्यों आवेश स्थित है, यदि बेलन के वक्रीय पृष्ठ से 5 वोल्ट मीटर वैद्युत फ्लक्स निर्गत हो तब बेलन के किसी एक समतल पृष्ठ से कितना वैद्युत फ्लक्स निर्गत होगा। ये बहुत अच्छा क्वेश्चन है आपका। तो पहले हम एक खोखला बेलन बना लेते हैं, मान लेते हैं ये कोई एक खोखला बेलन। क्वेश्चन नंबर पहला, ठीक, ये हमारा कोई खोखला बेलन बना लेते हैं और इसके भीतर एक क्यू आवेश उपस्थित है, ठीक। और इसके बाद इसके वक्रीय पृष्ठ से
इसके वक्री पृष्ठ। अब मुझे ये बताओ आप लोग, कोई बेलन होता है, बेलन का जो वक्र पृष्ठ कौन होता है? जो घुमावदार होता है। तो घुमावदार पृष्ठ आपका ये होगा कि नहीं होगा? यहां से कितना फ्लक्स निकल रहा है? यहां से कह रहा है 5 फ्लक्स निकल रहा है। इसके बाद किसी एक समतल पृष्ठ से कितना वैद्युत फ्लक्स निकलेगा। अब हमें क्या निकालना है? किसके? इसी के एक समतल पृष्ठ से कितना फ्लक्स निकलेगा। तो एक पृष्ठ आपका ये होगा समतल, और एक पृष्ठ आपका ये होगा। लेकिन ये जो पृष्ठ होगा ये क्या है? ये आपका घुमावदार पृष्ठ होता है, ये वाला पृष्ठ। क्योंकि बेलन कैसा होता है? ऐसे घुमावदार होता है। कहता है कि वक्र पृष्ठ से जो फ्लक्स निकल रहा है वो फाई है। हमें निकालना क्या है? हमें निकालना किसी एक पृष्ठ से कितना वैद्युत फ्लक्स निकलेगा। अब क्या करेंगे? अब ये कोई अंदर किसी बंद पृष्ठ के अंदर कोई आवेश होगा तो कुछ विद्युत बल रेखाएं निकलेंगी, और उन्हीं की माप को हम क्या कहते हैं? विद्युत फ्लक्स। तो कुछ विद्युत बल रेखाएं इधर निकलेंगी, कुछ इधर निकलेंगी। तो अब मुझे ये बताओ, अगर ये जो पृष्ठ होगा, ये जो पृष्ठ होगा, ये एक समान होगा कि नहीं होगा? क्योंकि दोनों पृष्ठ एक समान होगा। इसका मतलब क्या कि जो वैद्युत फ्लक्स इस पृष्ठ से निकलेगा, सेम उतना ही वैद्युत फ्लक्स इस पृष्ठ से भी निकलेगा। तो मान लेते हैं कि इधर से जो निकलने वाला वैद्युत फ्लक्स होगा उसको φ1 ले लेते हैं, और इधर से निकलने वाला पृष्ठ क्या? φ2 ले लेते हैं, जितना फ्लक्स निकलेगा। ठीक। और टोटल फ्लक्स क्या होगा? टोटल फ्लक्स होगा φ1 प्लस φ2 प्लस φ इक्वल टू क्यू बाई एप्सिलॉन नॉट। क्योंकि वैद्युत फ्लक्स क्या होता है? क्यू बराबर होता है, फाई बराबर होता है क्यू बाई एप्सिलॉन नॉट। क्यू आपका आवेश होता है, और ये फाई क्या होता है? ये हमारा टोटल फ्लक्स हो जाएगा। ठीक। इसको आप इक्वेशन नंबर फर्स्ट ले लो। इसके बाद क्या करेंगे? इसको क्यू टोटल लिख लेते हैं। यहां पर ये क्या है? क्यू टोटल। अब हम लोग क्यू टोटल इसके लिए निकालेंगे, ये तो हमारा एक फार्मूला हो गया। अब इस डायग्राम से क्यू टोटल कितना निकलेगा उसको देख लेते हैं। तो पहले एक चीज लिखेंगे, Q1 इक्वल टू, अरे φ1 इक्वल टू φ2। क्यों? क्योंकि दोनों जो हैं एक समान क्या है? एक समान आधार है। क्योंकि ये जो क्षेत्रफल होगा इतना ही क्षेत्रफल ये होगा, तो जो यहां से फ्लक्स निकलेगा उतना फ्लक्स यहां से निकलेगा। तो Q1 φ1 इक्वल टू φ2 हो जाएगा। फिर हम क्या लिखेंगे? क्यू फाई टोटल कितना आएगा? फाई टोटल आपका कितना आएगा? φ1 प्लस φ2 प्लस फाई, क्योंकि जो वक्र पृष्ठ से निकल रहा था कितना? 5 फ्लक्स। या तो तुम इसको यहां ले सकते हो और इसको नीचे भी ले लो, कहीं पे भी ले लो, तो फाई ही आपका निकल रहा था। तो फाई टोटल आ जाएगा φ1 φ2 इक्वल है, तो इसको हम φ2 को भी क्या रख लेंगे? φ1 रख लेते हैं। तो φ1 प्लस φ2 प्लस फाई, तो तीनों वैल्यू, ये दोनों वैल्यू आपस में इक्वल थी, तो उसको हम एक वैल्यू मान के चल लेते हैं। φ2 की जगह हम φ1 ही रख लेंगे। तो फाई टोटल आपका आ जाए कितना? 2φ1 प्लस फाई। अब जो हमारा समीकरण 2 बना है, इसकी वैल्यू उठाकर हम यहां रख देंगे। जो हमारा एक फार्मूला होता है ना कि किसी बंद पृष्ठ से निकलने वाला वैद्युत फ्लक्स होता है, क्या होता है? क्यू बाई एप्सिलॉन नॉट। हमारी गॉस की प्रमेय से हम लोग लिखते हैं। तो जो क्यू, जो फाई टोटल है, इसकी वैल्यू उठाकर यहां पे रख देते हैं समीकरण 1 से। ठीक है। अब क्या करेंगे? इस टोटल वैल्यू को यहां रखते हैं, फाई टोटल को। तो ये आ जाएगा 2φ1 प्लस फाई इक्वल टू आ जाए कितना? क्यू बाई एप्सिलॉन नॉट। अब हमें क्या निकालना था? हमें निकालना था किसी एक पृष्ठ से निकलने वाला वैद्युत फ्लक्स। तो ये कोई एक पृष्ठ हो जाएगा, इसको ले लेते हैं। तो इसको उधर ले जाएंगे तो आ जाएगा 2φ1 इक्वल टू आ जाएगा क्यू बाई एप्सिलॉन नॉट माइनस फाई, और φ1 इक्वल टू आ जाएगा क्यू बाई एप्सिलॉन नॉट माइनस फाई, और अपान में 2, तो इसको आगे हम लिख लेते हैं 1/2। तो ये आ जाए किसी एक पृष्ठ से निकलने वाला वैद्युत फ्लक्स। तो जो इतना फ्लक्स इस पृष्ठ से अगर निकल रहा है φ1 से, तो जो φ2 की वैल्यू आएगी वो भी सेम इक्वल है। क्यों? क्योंकि φ1 आपकी φ2 दोनों आपस में क्या थे? इक्वल थे। तो ये क्वेश्चन हमारा हो गया। इसमें आपको बस समझना था, उस क्वेश्चन में कह रहा था कि वक्री पृष्ठ से, जो इसका घुमावदार पृष्ठ होता है, उससे निकलने वाला फ्लक्स फाई था।
और टोटल फ्लक्स क्या हो जाएगा, फाइव प्लस फाइव वन प्लस फाइव टू, क्योंकि 3 पृष्ठ से ही फ्लक्स निकलेगा, वक्र से निकल सकता है और इधर से निकल सकता, इस आधार से और इस आधार से। यही हमारे समतल पृष्ठ होते हैं। बाकी तो ये वक्र, ये वी वक्र होता है, क्योंकि ये क्या होते हैं, घुमावदार होते हैं। ठीक है, तो ये क्वेश्चन हमारा सॉल्व हो गया। अब इसी में उस बच्चे ने एक और क्वेश्चन भेजा था, उसको देख लेते हैं। तो वो क्वेश्चन आपका क्या था? क्वेश्चन है आपका कि एक बेलनाकार पृष्ठ जिसके अनुप्रस्थ परिच्छेद की त्रिज्या r है, एक समान वैद्युत क्षेत्र E में स्थित है। बेलन की अक्ष E वेक्टर के समांतर, मतलब E वैद्युत क्षेत्र के समांतर है। बेलन के प्रत्येक पृष्ठ से संबंध फ्लक्स ज्ञात कीजिए। हमें बेलन के प्रत्येक पृष्ठ से फ्लक्स निकालना है, और दूसरा क्या है, बेलनाकार पृष्ठ से गुजरने वाले कुल वैद्युत फ्लक्स का मान भी ज्ञात करना है। तो इसका जो डायग्राम हमको दिए था इसमें, तो उसे पहले बना लेते हैं। तो वो ऐसे करके बेलन है, और इसको छोटा कर लेते हैं, ज्यादा बड़ा हो गया। ये बेलन हो गया आपका, और इसमें वैद्युत क्षेत्र की दिशा जो भी दी हुई है वो भी बना लेते हैं, ऐसे ऐसे दी हुई है, और यहां से वैद्युत क्षेत्र की दिशा इस साइड है। ठीक है, और नंबर 1 इसको ये 1 दिए है, यहां पर 3 पॉइंट दिए, और ये इसको 2 पॉइंट दिया हुआ है। वैद्युत क्षेत्र की दिशा ऐसी है। ठीक है, ये हमारी वैद्युत क्षेत्र की दिशा इस साइड है। हमारा एक पृष्ठ ये होगा जिसे पृष्ठ नंबर 1 दिया हुआ है, और एक पृष्ठ ये होगा, और एक पृष्ठ हमारा ये वाला होता है, या तो ये वाला होता है बेलनाकार। ठीक है, और इसमें क्या दिया है, इसका जो एरिया का जो दिशा दी हुई है डी एस दिए हुए, डीएस वेक्टर ये ऊपर की ओर दी हुई है। ये आपका डायग्राम दिए हुआ है, और इसमें हमें निकालना है कि बेलन के प्रत्येक पृष्ठ से गुजरने वाला फ्लक्स। तो प्रत्येक पृष्ठ से निकालना है आपको, प्रत्येक पृष्ठ से निकलने वाला फ्लक्स नंबर 1 में ये निकालना है, और नंबर 2 में निकालना है टोटल फ्लक्स। टोटल फ्लक्स, ठीक है। तो दो चीज हमें निकालनी है इससे। तो हम लोग इसको कैसे करेंगे? तो सबसे पहले देख लेते हैं पॉइंट नंबर 1 के लिए। सबसे पहले पॉइंट नंबर 1 के लिए देख ले, सॉल्यूशन डालते हैं। पॉइंट नंबर फर्स्ट के लिए, फर्स्ट पॉइंट के लिए, ये फर्स्ट पॉइंट से निकलने वाला सूच्य फ्लक्स, ये लिख लेते हैं, से निकलने वाला फ्लक्स या सूच्य फ्लक्स। अब मुझे ये बताओ कि ये हम लोगों ने क्लास में एक चीज पढ़ी थी कि वैद्युत क्षेत्र की दिशा, तो इसमें तो आपको गिवन है कि वैद्युत क्षेत्र की दिशा आपको इसी तरफ है, लेकिन मुझे ये बताओ पृष्ठ की दिशा कहाँ की होगी? एरिया की दिशा, ये है एरिया की दिशा, इस पृष्ठ के लंबवत होगी, तो आपकी एरिया की दिशा जो डीएस होगा या डीए होगा वो कहाँ की ओर होगा? इस पृष्ठ के लंबवत, मतलब बाहर की ओर। तो इसे आप यहाँ एस दिए हुए तो हम डीएस लेके चलेंगे, ठीक है। अगर ए दिए हो तो हम ए लेके ही चल लेते, चलो इसको ए मान लेते, इसको भी आप लोग ए मान लेना। ये हो गया, ठीक है। तो ये आपकी दिशा क्या की होगी? ये होगी हमारी क्षेत्रफल की दिशा। तो डी फाइव 5 पॉइंट से निकलना है, तो लिखेंगे ई वेक्टर डॉट डीए वेक्टर।
इस सूक्ष्म भाग से निकलने वाला फ्लक्स। अब क्या करेंगे, डी फाई वन इक्वल टू ई इंटू डीए कॉस थीटा हो जाएगा, डीए कॉस थीटा। अब हम कॉस थीटा क्या होता है, कॉस थीटा होता है कि हमारे वैद्युत क्षेत्र और एरिया जो इसका क्षेत्रफल है उसके बीच बना कोण। अब देखो वैद्युत क्षेत्र की दिशा आपकी इधर है, एरिया आपका इस साइड है, तो बताओ इनके बीच कोण कितना बन रहा है, 180 डिग्री बन रहा है कि नहीं बन रहा है। तो यहां पर कॉस थीटा की वैल्यू क्या आ जाएगी, ई डीए कॉस 180। अब ई डीए कॉस कॉस 180 की वैल्यू क्या होती है, माइनस का 1, तो ये आ जाएगा माइनस का ई डीए, ये क्या आ जाएगी डी फाई वन की वैल्यू। अब दोनों तरफ आप इसमें इंटीग्रेशन कर सकते हैं, ठीक है। तो इंटीग्रेशन करेंगे तो फाई वन निकल के आ जाएगा, ये तो इंटीग्रेशन का साइन लगा लो, डायरेक्ट नहीं करते। डी फाई वन इक्वल टू क्लोज इंटीग्रेशन लगाना आप लोग और माइनस बाहर कर लेंगे ई डीए, तो इसका इंटीग्रेशन करेंगे तो ये फाई निकल के आ जाएगा और इसमें करेंगे इंटीग्रेशन तो ये माइनस का निकल के आएगा ई ए। अब ए क्या होगा, ए होगा आपका इस पृष्ठ का क्या एरिया। हम अभी केवल इस पृष्ठ से निकलने वाला फ्लक्स देख रहे हैं, टोटल फ्लक्स, इस पृष्ठ से निकलने वाला टोटल फ्लक्स, इस ये जो आधार है आपका उसका क्षेत्रफल क्या होगा, ये आपका किस आकार का, ये एक वृत्त के आकार का होगा, तो इसका एरिया क्या रखेंगे पाई आर स्क्वायर। तो जो फाई वन की वैल्यू होगी ये वन, वो क्या आ जाएगी ई पाई आर स्क्वायर। इसमें आपकी त्रिज्या कितनी दी हुई थी आर स्क्वायर, लेकिन ये माइनस का, क्वेश्चन में आपकी त्रिज्या की वैल्यू दी हुई थी, तो ये आएगी किसका फाई वन की वैल्यू, मतलब इस पृष्ठ से निकलने वाला वैद्युत फ्लक्स। हमको निकालना क्या था, प्रत्येक पृष्ठ से निकलने वाला फ्लक्स। अभी हम लोगों ने निकाल लिया पॉइंट वन से निकलने वाला वैद्युत फ्लक्स, अब निकालेंगे क्या पॉइंट टू से निकलने वाला वैद्युत फ्लक्स। तो यहां पर हेडिंग डाल देंगे पॉइंट टू से निकलने वाला फ्लक्स, ये देख लेते हैं। अब इस पॉइंट से देखते हैं कि इस पॉइंट से कितना फ्लक्स निकलेगा। अब मुझे बताओ इस पॉइंट पर अगर देखेंगे तो जो क्षेत्र की दिशा वो क्या होगी, इस पृष्ठ के लंबवत, मतलब ये भी आपकी कहां होगी इसी दिशा में होगी, और वैद्युत क्षेत्र की दिशा भी इसी दिशा में। इसका मतलब इस पॉइंट पर देखेंगे तो दोनों क्या है सेम। इसको देख लेते हैं, यहाँ पर ई की दिशा आपकी इधर है और ए की दिशा भी आपकी इधर है, तो थीटा इनके बीच कोण कितना बचेगा, यहां तो आपको थीटा कितना 180 बन रहा था इस पॉइंट पर, इसके लिए, इस पॉइंट के लिए, लेकिन इस पॉइंट के लिए कितना बनेगा, इस पॉइंट के लिए आपका दोनों की दिशा जब एक ही ओर होती है तो वहां पर थीटा की वैल्यू 0 हो जाएगी। तो पॉइंट टू से निकलने वाला फ्लक्स, तो डी फाई टू लिखेंगे और इधर रखेंगे ई वेक्टर डॉट डी ए वेक्टर, इसके बाद फिर लिखेंगे डी फाई टू इक्वल टू, अब आप लोग करते हैं डी ए कॉस थीटा। थीटा की वैल्यू क्या गिवन है, थीटा की वैल्यू आपको गिवन है 0, तो आ जाएगा कितना डी फाई टू इक्वल टू आ जाएगा ई डी ए कॉस 0, और डी फाई टू इक्वल टू कितना आ जाएगा ई डी ए, क्योंकि कॉस 0 की वैल्यू कितनी होती है 1 होती है, ये आ जाएगा। अब आप इसमें क्या करेंगे इंटीग्रेशन कर लेंगे, तो इंटीग्रेशन करने के बाद आपका जो फाई टू इक्वल टू निकल के आएगा कितना जाएगा ई ए, डायरेक्ट करे दे रहे हैं आप लोगों को समझ जाना, तो फाई टू वैल्यू आ जाएगी ई इंटू पाई आर स्क्वायर। अब यहां पर आर स्क्वायर रखेंगे इस पृष्ठ का क्षेत्रफल, क्योंकि अभी हम केवल इस सेकंड पृष्ठ का जो फ्लक्स निकाल रहे हैं तो उस सेकंड पृष्ठ का ही हमें एरिया रखना पड़ेगा, ना कि हम लोग बेलन का रखेंगे। बेलन का कब रखते हैं, जब पूरे पृष्ठ का हम लोग क्या निकालते हैं वैद्युत फ्लक्स निकालते हैं। तो जो फाई टू की वैल्यू आ जाएगी वो कितनी आ जाएगी ई पाई आर स्क्वायर, ये होगी आपकी। फाई वन की वैल्यू आई गई थी हमारी कितनी माइनस का ई पाई आर स्क्वायर, और फाई टू की वैल्यू आ जाएगी ई पाई आर स्क्वायर, वो भी किसकी प्लस की। अब हम लोग क्या करेंगे,
अब हम लोग निकालेंगे इस पृष्ठ से, प्रश्न नंबर तीसरे से कितना वैद्युत फ्लक्स निकलेगा। अब मुझे बताओ, पृष्ठ तीसरे से अगर वैद्युत फ्लक्स निकालते हैं तो इसमें एरिया की दिशा आपकी ये है, लेकिन वैद्युत क्षेत्र की दिशा वो तो आपकी नियत है, वो एक ही साइड है, मतलब इस साइड है। तो अब मुझे ये बताओ, एरिया और वैद्युत क्षेत्र की दिशा के बीच कोण कितना बन रहा है? 90 बन रहा है। अगर 90 रखेंगे, cos 90 वैल्यू यहीं पे मान लो रख देंगे, ई डी ए cos 90 तो कितना आ जाएगा? 0 आ जाएगा। इसका मतलब जो बेलनी पृष्ठ से, जो घुमावदार पृष्ठ से, उससे जो फ्लक्स निकलेगा वो आपका कितना होगा? 0। डायरेक्ट समझ में आ रहा है। तो इसको हम यहां पर कर लेते हैं, यहां ऊपर कर लेते हैं, इस जगह लिखेंगे तीसरे पॉइंट से निकलने वाला फ्लक्स वो क्या होगा आपका? उसको डायरेक्ट लिख लेंगे, डी फाई टू इक्वल टू आ जाएगा ई वेक्टर डॉट डी ए वेक्टर, फिर क्या करेंगे? ई डी ए कॉस थीटा, और थीटा की वैल्यू कितनी होगी इस पॉइंट के लिए? 0.3 से। वैद्युत क्षेत्र की दिशा इस साइड है, एरिया की दिशा इस साइड है, बीच में कोण 90 डिग्री, तो सीधा क्या रखेंगे? ई डी ए कॉस 90, और इसकी वैल्यू होती है 0, तो ये आ जाएगा जो फाई टू, डायरेक्ट इसको फाई थ्री, सॉरी ये फाई थ्री चल रहा था, डी फाई थ्री 0 आ जाएगा। अब इसका आप लोग इंटीग्रेशन करोगे तो फाई थ्री की वैल्यू आपकी 0 ही निकल के आएगी। तो फाई वन आ गया आपका, ये फाई टू आ गया, ये फाई थ्री आ गया। ये अगर हम इसका टोटल वैद्युत फ्लक्स निकालेंगे तो वो कितना आएगा? यहाँ पे देख लेते हैं। तो टोटल फ्लक्स कितना आ जाएगा? टोटल फ्लक्स फाई लिखेंगे, फाई वन प्लस फाई टू प्लस फाई थ्री, तो टोटल आ जाएगा फाई वन कितना है? 0। फाई टू आपका कितना है? नहीं, फाई वन आपका था माइनस का ई पाई आर स्क्वायर, फाई टू था प्लस का ई पाई आर स्क्वायर, फाई थ्री था 0। ये प्लस ये माइनस कैंसिल, इसका मतलब जो टोटल फ्लक्स होगा क्यू टोटल, वो भी आपका क्या आ रहा है? 0। तो ये दोनों चीज हमारे सॉल्व हो गए। प्रत्येक पृष्ठ से निकलने वाला वैद्युत फ्लक्स, पहले पृष्ठ से जो नंबर 1 दिए थे वहां से निकला था आपका माइनस का ई पाई आर स्क्वायर, दूसरे पॉइंट से निकला था प्लस का ई पाई आर स्क्वायर, तीसरे पॉइंट से निकला था फाई थ्री की वैल्यू 0, और टोटल फ्लक्स आपका आया 0, क्योंकि तीनों को ऐड करेंगे तो ये माइनस ये प्लस और ये 0 0 हो जाएगा। तो ये क्वेश्चन आपका बहुत अच्छा क्वेश्चन है। तो इस क्वेश्चन को भेजा था नीरज नाम था, हाँ नीरज शर्मा। तो नीरज शर्मा ने ये क्वेश्चन भेजा था, बहुत अच्छा क्वेश्चन है ये, क्योंकि इसी तरह के आपके बोर्ड एग्जाम में क्वेश्चन आ सकते हैं। तो हमारा जो सेट नंबर 2025 का पहला था, तो वो क्वेश्चन सॉल्व, वो हमारा सेट सॉल्व हो गया पूरा, और उसमें जो आपकी डिफिनेशन वाले है, थ्योरी बेस है, वो आप अपने नोट से ही लर्न करते रहें। बाकी जो भी को आपको कोई दिक्कत हो किसी भी इस तरह के कोई क्वेश्चन में, तो आप उसी में हमारे डिस्क्रिप्शन में एक टेलीग्राम का लिंक होगा, तो आप उसमें जाकर वहाँ क्वेश्चन वो टाइप कर सकते हैं। और दूसरी चीज उसमें इसी के वीडियो के कमेंट में आप नीचे कमेंट कर दीजिएगा, जो क्वेश्चन आपको समझ में नहीं आया उस क्वेश्चन को आप बता दीजिए कि सर ये वाला क्वेश्चन नहीं आया, उसे आप फिर से बता दें, तो हम क्वेश्चन को दोबारा जो क्लास आएगी उसमें फिर से समझा देंगे। तो आज के लिए इतना बहुत है, बाकी हम कल मिलते हैं।